हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट का कैसा रहा, आज का दिन कैसा, ये हफ्ता गया, शॉर्ट वीकेंड था, कैसा रहा और अब बजट के दिन क्या हो सकता है, उसके बाद में की चाल क्या हो सकती है और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम लोग फ्राइडे है तो हम लोग करते हैं कि वीकली एनालिसिस करते हैं पहले, फिर डेली और फिर इंट्राडे समझते हैं। अ, तो लेकिन उससे पहले आज थोड़ा हम लोग बजट से रिलेटेड जो बातें हैं, बजट से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं या हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है बजट से लेके, वो हम लोग उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट एनालिसिस तो करते रहेंगे। एक अगर आप देखिए, जो बजट आने वाला है वो 1 फरवरी को संडे के दिन है और सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच चालू करेंगे। तो एक 1.5-2 घंटे के आसपास की एक स्पीच होती है, उसके अंदर पूरा लेखा जोखा हम लोग को प्रेजेंट किया जाता है देश के फाइनेंस से रिलेटेड में, और आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स है गवर्नमेंट की, किस तरह से अलोकेशन किया गया है सेक्टर वाइज, किसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, किस डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले, एक रोड मैप हमको देखने मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और आप देखेंगे मार्केट भी काफ़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, मार्केट का मूवमेंट वेट कर रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है मार्केट का बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल टेंशन्स है मार्केट की लेके, एफआईआईस की सेलिंग है, रुपी डेप्रिसिएशंस है, तो ये बहुत सारा फैक्टर्स है। तो मार्केट को एक बहुत उम्मीद है बजट से, एक गवर्नमेंट से, कि वो इस चीज़ों को लेके थोड़ा कंसिडरेशन करे और उसको थोड़ा सा उसको ये करने की, कंट्रोल करने की या कुछ एक रियायत मार्केट को दे, तो एक होप हम लोग कर रहे हैं। तो मेन जो हमको लगता है ना कि क्या सेक्टर्स इम्पोर्टेंट रह सकते हैं बजट में, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट इस बार जो करेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए तो ये रोड्स डेवलपमेंट है, मेट्रो डेवलपमेंट्स हैं, ब्रिज है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट इस बार ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हालात अगर आप देखेंगे तो डिफेंस में हमको इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एलोकेशन हमको लग रहा है डिफेंस के साथ जाएगा। उसके बाद में जो दुनिया जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ जा रही है या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो ये सेक्टर पे भी फोकस गवर्नमेंट का रह सकता है। उसके लिए भी बहुत सारी नई स्कीम्स आ सकती है, उसके लिए बहुत सारे एक कंसेशंस मिल सकते हैं। और बाकी ये जो नॉर्मल है, पब्लिक सर्विस यूट है, स्मॉल एंड मीडियम कैप इंडस्ट्रीज है, उसके लिए एक हो सकता है। रेलवे सेक्टर तो होता ही है हर बार, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो रेलवे सेक्टर एक हो सकता है। स्मॉल एंड रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में छोटे लेवल पे जो फाइनेंस होता है ये, तो ये जो 5-6 सेक्टर हैं जो मेन मेन है, जिससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, इससे एक रोड मैप बनता है आने वाले समय के लिए। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस रहेगा आने वाले समय में। तो हमको लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला, जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉल एंड मिड कैप का इंडस्ट्रीज को हो लोग, या फिर ये गवर्नमेंट सर्विस यूनिट जो है, छोटी कंपनियां, छोटे सेक्टर्स जो है उनके लिए, और रेलवेज वगैरह, इस सेक्टर पे आप ज़्यादा फोकस, हमको लग रहा है इस बार इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट दे सकती है। अब इससे रिलेटेड जो कंपनियां है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके एल&टी वगैरह ले लीजिए, इन कंपनियों पे आप ध्यान बना के रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर डिफेंस में आप जाएंगे तो HAL है, बेल है, एमटार टेक्नोलॉजीज है, फिर ये IRCTC है, RVNL है। तो ऑटो सेक्टर में भी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो बूम आ रहा है मार्केट में, तो ऑटो सेक्टर में मारुति, महिंद्रा, ये सब सेक्टर्स हैं। आप AI का बहुत बूम चल रहा है, तो AI के लिए भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमारी करने की कोशिश चल रही है। तो आप IT सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसमें आप बहुत सारे अपने जो लीडर्स हैं IT सेक्टर के, TCS, इन्फोसिस,
ये सारी कंपनियों पे एक जो ये सेक्टर्स लीडर्स हैं जो सेक्टर्स को मूव करते हैं, इन मेजर कंपनीज के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए और गवर्नमेंट यही सेक्टर्स को यही दायरा को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है। बाकी अगर आप थीम्स रिलेटेड अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट्स की मेक इन इंडिया जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा फंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। मेक इन इंडिया को प्रमोट और ज़्यादा किया जा सकता है, जहाँ तक हमको लग रहा है स्वदेशी माल को अपनाने की बात। जिस तरह से ये टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे कंजप्शन ये इस तरह की चीज़ों को हमको खुद बढ़ावा देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा कदम है जिसका फ़ायदा हमको लोगों को उठाना चाहिए, और वो इस तरह के जो टैरिफ वगैरह वॉर में हम लोग फंस रहे हैं वो उससे एक वो टेंशन थोड़ा सा हमारा कम हो सकता है। तो रूरल अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट के जो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो उस तरह के चीज़ों को प्रमोट इस बार ज़्यादा किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सकता है, और जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट के चलते हैं, तो पीएम किसान सम्मान योजना जो स्कीम है उसके अंदर मुझे लगता है थोड़ा सा अलॉटमेंट और बढ़ सकता है। उसमें उस स्कीम में क्या होता है, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज या इंश्योरेंस या एक जो अनुदान बोलते हैं वो दिया जाता है उसके अंदर, तो वो स्कीम्स है। फिर एक पीएम आवास योजना है, जो हमारा तो बहुत समय से ये विजन रहा है इस गवर्नमेंट का कि 2022 तक हम लोग सबको अपना घर दे देंगे। वो सब ठीक है, स्कीम आती रहती है, वो फुलफिल होती है नहीं होती है, लेकिन उस तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। तो हमको लगता है कि ये सब स्कीम है पीएम आवास योजना, इसके ऊपर थोड़ा अलॉटमेंट इस बार बढ़ सकता है। और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्लान गवर्नमेंट ने पिछले बजट में भी बोला था, तो उसको एक थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश इस बार गवर्नमेंट कर सकती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का तो रियल एस्टेट सेक्टर पे भी आप ध्यान बना के रख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत स्कोप है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर दूसरी स्कीम्स अगर लेते एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, जैसे मनरेगा एक पुरानी स्कीम है, तो उसके अंदर देखिए उसमें क्या होता है 90 डेज का 100 डेज का एक फिक्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो गांव के लोगों को मिलता है। वो स्कीम में इस बार शायद हमको लग रहा है कि पिछली बार थोड़ा सा शायद उसका अलॉटमेंट थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इस बार हम लग रहा है कि वो उसमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। वो उसको रूरल डेवलपमेंट में या फिर रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए उस चीज़ को ये लोग आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख के चल रहे हैं कि इस तरह का है। तो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लोगों की मांग है, जैसे मिडिल क्लास सेक्टर की, तो मिडिल क्लास सेक्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए हम लोग थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। अब जैसे मिडिल क्लास के लोगों के जैसे मेजॉरिटी हमारे देश की आबादी जो मिडिल क्लास की है, तो उनके एक अपने मसाइल हैं, वो अपने अलग उनके इश्यूज हैं, उसके लिए उनके लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो चाहेंगे कि मिडिल क्लास के हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि जो टैक्स का जो रिलीफ है, थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिल जाए, हर चीज़ पे टैक्स जो लगता है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए, या जो टैक्स में जो हमको रिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C के थ्रू जो सेक्शन में मिलता है, तो उसमें शायद जो 1.25 लाख की जो रिडक्शन है वो शायद वो 2 लाख कर दे। तो ये एक चीज़ हम लोग को हमारे लिए मिडिल क्लास वालों के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जो टैक्स बेनिफिट है थोड़ा सा रिलीफ कम कर लिया जाए। जो डायरेक्ट न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम के हिसाब से जो 12 लाख रुपए तक का लिमिट है उसको शायद 15 लाख कर दे तो और थोड़ा सा बेटर हो जाए। और ये न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम का जो चक्कर है वो हटा के एक ही अगर रखे, कोई एक स्टैंडर्ड रेट कर दे, तो वो एक बहुत राहत की बात हो सकती है मिडिल क्लास के लिए। और जो डिडक्शन हमको अलग अलग तरीके से मिलता है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर पूरी तरह से निकल जाए, 3 साल के ऊपर का जो भी गेन है उस पर अगर कोई टैक्स ना लगे, तो ये बहुत बड़ी मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी बात हो सकती है, और मिडिल क्लास की जो आबादी है देश की उसके लिए हो सकती है। लेकिन अगर वैसा नहीं कर सकते तो शायद उसके अंदर थोड़ा डिडक्शन बढ़ा दे, 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए का डिडक्शन कर दे, तो वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है। हाँ, भले ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए और लॉन्ग टर्म गेन को टोटली निकाल दीजिए, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन हम लोग मानेंगे, मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी बात निकल के आएगी।
दूसरा मिडिल क्लास वालों को क्या चाहिए, और चाहिए सस्ते होम लोन चाहिए, जो जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम हो जाए, उसके अंदर थोड़े सबवेंशन स्कीम वगैरह जो बिल्डर्स लोग चलाते हैं वो हो जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाए, लोन की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए या थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये मिडिल क्लास वालों का एक होता है। बाकी एजुकेशन लेवल है उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ फंडिंग थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो है इसके ऊपर थोड़ा डिडक्शन वगैरह है। तो ये सारी स्कीम्स हैं इसके ऊपर जो इस पे मिडिल क्लास वाला अपना पूरा लाइफ के चीज़ों को निर्भर करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए या थोड़ा सा उसमें कुछ रियायत, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई ये आम इंसान का बजट है, आम आदमी का बजट है। तो वो ये दो तीन चीज़ें, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से आने वाले दिन में, कि क्या ये सब चीज़ें हम लोग को मिल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। और अब मार्केट के ऊपर अगर बात करें तो ये पॉजिटिव होगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है, या परसेंटेज कम कर देती है, या डिडक्शन बढ़ाती है, या निकाल देती है, तो मार्केट भी इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। और इसका इफेक्ट हमको आने वाले समय में मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली के तरह से हम लोग देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म निकाल देते हैं, तो ये एक दोनों तरफ से बैलेंस होने की बात हम लोग को लगती है। दूसरा, मार्केट चाहता है कि थोड़ा एसटीटी वगैरह जो चीज़ें हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, तो ये थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, एक्सेस ड्यूटी वगैरह जो है ये थोड़ा सा, ये चीज़ें को थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज किया जाए। और जो जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे जो लोन्स का या बहुत सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। ये वन विंडो अगर हो जाए कोई सी ऐसा, तो उसमें क्या एक नॉर्मलाइज होने के बाद क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू हैंडल एक चीज़ें बन सकती है। तो वो एक है, कॉरपोरेट वाले चाहेंगे कि कॉरपोरेट टैक्सेस थोड़े से कम हो जाए, या कुछ उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ये एक्सपेक्टेशन देखिए हर सेक्शंस का, मार्केट के लिए, मार्केट के सेक्शंस के लोगों का, मिडिल क्लास वालों का, रूरल डेवलपमेंट वालों का, रूरल, तो हर तबके का अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट के लिए, तो वो रहेगा। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करती है और क्या क्या चीज़ें हमको इसमें मिलती है। संडे के दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आगे का रोड मैप क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर भी, बहुत तगड़ा प्रेशर है। मार्केट पिछले डेढ़ साल से कहीं नहीं गया है, इसी जोन में घूम रहा है। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्रंट लाइनर है, जैसे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आप देखेंगे ये एचयूएल, आईटीसी, ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 4-4 5-5 सालों से जीरो रिटर्न दिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रेशर कितना है, कितना एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, कुछ मोमेंटम नहीं बन रहा है। अब 5 साल से जीरो रिटर्न एचडीएफसी बैंक जैसी चीज़ों से आप क्या बात कर सकते हैं, इसके लिए सोचिए। इंडिया का नंबर 1 स्टॉक है, वो सबसे हाई वेटेज स्टॉक है निफ्टी का। तो इस तरह की कंडीशंस है, प्रेशर है। एफआईएस कंटिन्यूस माल बेचे जा रहे हैं। जनवरी महीने में ही उन्होंने 45 से 50,000 करोड़ का माल बेचा है। पिछले साल का अगर आंकड़ा जोड़े तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल वो लोग बेच चुके हैं। उस चक्कर में हमारा ₹92 क्रॉस कर रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तगड़े प्रेशर्स हैं। हम हमारी एक्सपेक्टेशंस हम लोग पुट अप कर सकते हैं, लेकिन उनको भी देखना पड़ेगा किस तरह से है। फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना है, जीडीपी मेंटेन करना है, किस तरह से हमको बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एंट्री देनी पड़ेगी, थोड़े से रूल्स है वो नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, तब जाके बाहर का मनी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज़ को एक यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, हम लोग देखते हैं मार्केट में। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में जुड़े हुए लोग या मिडिल क्लास के लोग, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे और इसमें थोड़ा सा कुछ रियायत देने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन रही है बजट के साथ। हम लोग देखते हैं अब इसमें से कितनी फुलफिल होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। तो चलिए फिर अब थोड़ा सा एक हम लोग मार्केट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज के अब एक वीकली कैंडल पे देख लेते हैं, डेली कैंडल, और देख लेते हैं क्या मोमेंटम है, वो भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं।
ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले एक वीकली कैंडल पे हम लोग एक नज़र मार लेते हैं। ये देखिए, ये लास्ट वीक की कैंडल थी, बहुत रेड बड़ी तगड़ी कैंडल थी, वॉल्यूम के साथ में सेलिंग आई थी। इस वीक में हालांकि 4 ही दिन थे, तो मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया है यहाँ से, इस सपोर्ट जोन से। यहाँ से डबल सपोर्ट लेके 24,900 से एक कैंडल, एक होल्ड कैंडल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इनसाइड बार भी आप बोल सकते हैं इसको। अब मोमेंटम ऐसा है ना कि यहाँ पे जब इनसाइड बार बनता है तो आइदर अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो अच्छा खासा मूवमेंट हमको मिलता है, या नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा खासा मूव हमको मिल सकता है। तो इनसाइड बार बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल है थोड़ी सी। आज का दिन थोड़ा सा एक निगेटिव रहा, अदरवाइज 3 दिन से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके प्लस में ही जा रहा था। तो सेंटीमेंट अभी भी थोड़ा सा निगेटिव है हमारे पास। हमने आपको बोला था कि ये जो 24,900 का एक सपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अब संडे के दिन बजट में अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप समझिए फिर इसका इफेक्ट हमको क्या देखने मिलेगा। तो बस उसके बाद में हम लोग के नीचे के लेवल्स हैं 24,600, और ये जो नीचे के हैं 24,350 के लेवल्स हैं। तो ये जोन में हम लोग जा सकते हैं अगर मान लीजिए बजट जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं खरा उतरता है, तो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट पे अगर इसके नीचे हम लोग चलते हैं 24,900 के, तो एक उसके बाद में एक 600 पॉइंट का जो गैप है, ये हमको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है। फिर देखेंगे यहाँ से सपोर्ट लेता है कि नहीं। सेंटीमेंट अभी वेट एंड वॉच का है मार्केट में, और आज भी मोमेंटम ज़्यादा हुआ नहीं है, पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। लास्ट के कुछ देर में मार्केट ने थोड़े से जो शॉर्ट्स थे वो कवर किए, और एक अच्छा वॉल्यूम इस हफ्ते की कैंडल में भी आप देखें लास्ट वीक से एक होल्ड वाला कैंडल है। तो सेंटीमेंट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो नेगेटिव लग रहा है मुझे। यहाँ से जो फॉल हुआ है ये डबल टॉप बन के, इसके बाद ये फॉल का एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट है ये। अगर ये इसके नीचे 25,900 के नीचे चलता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है थोड़ा सा। तो देखते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बना है, वो भी एक बार नजर मार लेते हैं। बस डेली टाइम फ्रेम पे देखिए प्राइस एक्शन वही है, लोअर हाइस और लोअर लो का पैटर्न जो चल रहा है वही है। डबल टॉप यहाँ पे, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका एक रिट्रेसमेंट है। इस स्विंग पॉइंट के पास आके हम लोग ने आज एक यहाँ पे इनसाइड बार बनाया हुआ है। तो अगर ये मान लीजिए संडे के दिन अगर ये हमारा इस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाई आपका है 25,360 का, और इसका लो है एक मिनट, इसका हाई शायद है 25,460 का, ये एक पॉइंट है, और लो है इसका 25,160 का। तो अगर ये आज का इनसाइड बार अगर जिस तरफ के ब्रेकआउट हमको मिलेगा संडे के दिन, उसके तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिलता है। अगर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं ना कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बजट अगर अब बहुत अच्छा आ जाता है, हर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ अगर गवर्नमेंट कुछ करती है, और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पे हावी चल रहे हैं या जियो पॉलिटिकल टेंशन से, उससे बचने के लिए कुछ रियायत हमारी गवर्नमेंट हमारे को या मार्केट के लिए देती है, तो एक ना एक अच्छा खासा मूव हमको इस जोन में हम लोग दोबारा जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में। अगर एक्सपेक्टेशन खराब निकलती है तो फिर जैसे मैंने बोला इस जोन को जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसके बाद एक 600 पॉइंट का जगह हमारा वापस खुल जाएगा। हम लोग 24,300 350 तक का एक मूव हम लोग यहाँ से, मतलब आप पकड़ के चलिए लगभग 1,000 पॉइंट की जगह हमारे पास नीचे है, और यहाँ से 1,000 पॉइंट की जगह 26,300 1,000 पॉइंट की जगह ऊपर है। तो दोनों तरफ है, बीच में हम लोग हैं। अब वो मोमेंटम कैसे बनता है, क्या आउटकम निकल के आता है, उसके हिसाब से मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ेगा। और हमको जस्ट मार्केट को टाइम नहीं करना है या मार्केट पे अपना व्यू हमको थोपना नहीं है। मार्केट जिस ट्रेंड में चलेगा हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से अपना मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर संडे के लिए आप इतना ही देखिए। ऊपर में अगर निकलते हैं हम लोग 450 के ऊपर तो ट्रेंड में हम लोग चलेंगे, और अच्छा खासा मूव हमको देखने मिल सकता है। और इसके नीचे अगर ये 150 ब्रेक कर देता है तो हमारा नियर टर्म टारगेट होगा 24,900 वाला। इसके ऊपर हम लोग 700 के लिए टारगेट है, तो दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग हैं। ठीक है,
तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र मार लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बनने वाला है कि नहीं, कुछ देख लेते हैं एक बार। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए पूरा दिन साइडवेज था मार्केट, यहाँ पे ओपन किया, पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, कुछ मोमेंटम नहीं हुआ पूरे दिन में। लास्ट में थोड़ा सा एक यहाँ पे स्पाइक दिया, यहाँ पे मोमेंटम करके ये एक जोन के आसपास यहाँ पे हमने आपको कल बोला था कि अगर ये 350 के नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, लेकिन गैप डाउन ही इतना बड़ा हुआ था 150 पॉइंट, तो 150 पौने 200 पॉइंट का गैप डाउन था, तो कोई सेंस नहीं। और लास्ट में आके 350 का जो कल के लिए हमारे पास सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पे एक क्लोजिंग इसके आसपास यहाँ पे 315 के आसपास दी है। तो ये जो 350 का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, काफ़ी दिनों से हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा था, वो आज भी रेजिस्टेंस का काम किया है। तो अब संडे के लिए जो बजट वाला डे है ना, उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट लेके नहीं जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग वेट एंड वॉच में जाएं। अगर मार्केट फ्लैट, उस दिन भी मॉर्निंग में फ्लैट टू फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट रहेगा, और 11 बजे तक कुछ मोमेंटम नहीं रहेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा। उसके बाद में जैसे जैसे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा तो दोनों तरफ का मूव एकदम हाई वोलेटिलिटी उस दिन रह सकती है। तो हमारी एडवाइस है कि हम कोई पॉइंट्स वगैरह आज नहीं दे रहे हैं आपको, हम वेट एंड वॉच करेंगे जिस तरफ से मूवमेंट करेंगे। लेकिन रफली आप एक चीज़ या अपने ध्यान में रखिएगा कि 350 के ऊपर अगर चलेगा तो ये जोन हमारा पास एक रेजिस्टेंस लेवल है 450 का, जहाँ से हम लोग कल टच करने के बाद आज गैप डाउन खुले थे। जब तक इस जोन को हम लोग क्रॉस नहीं कर लेते तब तक हम लोग बाइंग का सौदा कल नहीं सोचेंगे, क्योंकि बड़े स्पाइक्स कल आ सकते हैं 100-150 पॉइंट ऊपर, तो उसके बाद 100-150 पॉइंट माइनस भी मार्केट कर सकता है। तो मोमेंटम बहुत हाई वोलेटिलिटी वाला रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि इस जोन को प्रॉपरली क्रॉस करें, एक रीटेस्ट करें, और फिर निकलता है तो हम लोग इसके साथ में लॉन्ग में एंट्री करेंगे। तो 450 के अंदर, और इस ये जो आज का जो लो बना है मार्केट में 200 का, आप राउंड फिगर पकड़िए। तो ये जो 200 से लेके 450 का ये जो पॉइंट है, 250 पॉइंट की रेंज है, ये हमारे लिए कल के लिए हम लोग एक नो ट्रेडिंग जोन लेके चल रहे हैं। इस जोन को आप मार्किंग करके रख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जोन जो हमारा इस जोन का है, ये वाला हमारा ये वाला जोन, इसके बीच में मार्केट बहुत ऊपर नीचे करेगा, 150 का 250 पॉइंट की रेंज है। हमको क्लियर डायरेक्शन इसके ऊपर मिलेगा जब ये ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर निकलेगा, तो हम लोग इस स्टॉप लॉस के हिसाब से इसमें लॉन्ग में जाएगा। ये अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करेगा। अगर ये मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है, छोटा सा रिट्रेस होने दीजिए, फिर ये अगर कंफर्मेशन के साथ में नीचे जाता है तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस पे इसमें नीचे में जाएंगे। तो एक बड़ा पिक्चर आप ध्यान में रखिए, ये 250 पॉइंट के रेंज में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, और मोमेंटम इसके साथ हम लोग को जैसे ब्रेकआउट मिलेगा दोनों साइड का, तो हम लोग तो कंफर्मेशन तब हमारे पास हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट से हम लोग बचेंगे। इस जोन में अगर आप ट्रेड करोगे तो मोस्टली अब फेक ब्रेकआउट होते रहेंगे, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, उसी कैंडल में टारगेट होगा, उसी कैंडल में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच करिए, क्या आउटकम आता है उसको देखिए प्रॉपरली। इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद में रिटेस्ट होगा, फिर हम लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हैं 700, और ये अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग ये टारगेट के लिए जा सकते हैं 900। ठीक है ट्रेडर्स, तो सिंपल रखिए अपना, ज़्यादा हम लोग इस पे नहीं दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं है। जब भी मार्केट इवेंट बेस होता है या कुछ न्यूज़ बेस होता है तो कोई टेक्निकल पॉइंट्स, कोई लेवल्स काम नहीं करते। तो हम लोग कोई लेवल्स लेके माइंड में सेट करके नहीं जाएंगे कि इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। एक जोन मैंने आपको बता दिया है, एक 250 पॉइंट की रेंज बता दी है, नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर में 450 के ऊपर बाइंग करना है हम लोग को, और नीचे में 200 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो हमारा नीचे का टारगेट 24,900 का रहेगा, और ऊपर का अगर ये क्रॉस करता है तो 25,700 का टारगेट रहेगा। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है बजट वाले दिन के लिए। हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग उस दिन। अगर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, मोमेंटम फेवर में है, ट्रेंड के साथ में है, तो हम लोग सौदा करने की कोशिश करेंगे। वो बाय साइड हो सकता है, सेल साइड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारे व्यूज़ हैं बजट से लेकर, जो हमारे एनालिसिस है, हमको लग रहा है वो चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, आपके
मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके सर्कल्स है उसके अंदर शेयर करिए। और इस चैनल से हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत एक अच्छा एक नॉलेज या एक जो टेक्निकल लेवल पे भी हो और जो मार्केट का एक सेंटिमेंट समझने की कोशिश, वो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के फेवर में हम लोग देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके बदले में बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा हमको हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। ठीक है डियर्स, तो चलिए अब मिलते हैं संडे के दिन। संडे के दिन बजट देखेंगे हम लोग, उसके हिसाब से अगर हो पाया तो संडे बजट के बाद में, मार्केट आवर्स के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने की, पूरे दिन का जो भी उथल पुथल हुई है, जो जो ट्रेंड समझ में आया, कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, बजट का हमको भी एनालिसिस करने में एक आध दिन का टाइम लगता है, तो जो अपने काम की चीज़ें वो निकालने में टाइम लगता है। तो अगर कोशिश करेंगे, अगर वो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है तो हम लोग संडे के दिन ही आपको वीडियो बना के दे देंगे। अदरवाइज फिर मंडे के वीडियो में हम उस चीज़ों को कवर करेंगे जो जिससे हमको ज़्यादा रिलेट करेंगे, जो हमारे फेवर की होगी, जो हमारे मार्केट से रिलेटेड होगी, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।